तो गाइस आज का जो टॉपिक था वो है शेड्यूल 3। अभी तक शेड्यूल 1 हमने कंप्लीट किया, शेड्यूल 2 हमने पढ़ा के आज उसी में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें ये है हम लोग का टॉपिक। फर्स्ट चैप्टर में काफ़ी तक हमने चीज़ें देख ली थी। हम लोग लेवियन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस पढ़ रहे थे। ठीक है, तो लेवियन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस में जो देखिए क्या है, ये सप्लाई एंड डेफिनेशन थी हम लोग की। सप्लाई लेवियन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस में सबसे पहले सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ रहे थे। सप्लाई का मतलब क्या होता है? गुड ऑल मॉर्निंग सर। फॉर्म्स, गुड मॉर्निंग, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल made or agree to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of business। ये है आपकी सप्लाई की डेफिनेशन। बाकी हम लोगों ने इसको एक्सेल में भी हमने समझ लिया था। एक्सेल में मैंने इसको इस तरह से कुछ नोट करके आपको बताया था कि सप्लाई की डेफिनेशन में ये 5 पॉइंट्स कंप्लीट होने चाहिए। सप्लाई इंक्लूड सेल, बार्टर, एक्सचेंज, ट्रांसफर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, लाइसेंस, डिस्पोजल। मेड और एग्री टू बी मेड, चाहे वो हमने ट्रांजेक्शन ऊपर के बार्टर सेल कर लिया हो या करने का वादा किया हो फॉर अ कंसिडरेशन, उसके बदले हम कुछ पैसे ले रहे हो या कुछ उसके बदले कुछ ना कुछ हमें मनी या मनी वर्थ कुछ भी चीज़ चाहिए। बाय अ पर्सन, ये जो भी ट्रांजेक्शन कर रहा है सेल बार्टर, वो कौन कर रहा है? कोई पर्सन कर रहा गुड मॉर्निंग सर। है कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, है ना। और ये जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो क्या है? वो उसके बिजनेस का पार्ट है या उसके अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो ऐसा कुछ कर रहा है। ये पांचों पॉइंट अगर कंप्लीट होती है तो सप्लाई की डेफिनेशन हम मानते हैं। मतलब सप्लाई तब हम मानेंगे और सप्लाई के ऊपर तब जाकर के लेवी होगा जीएसटी, और देन जब जीएसटी लेवी होगा देन कलेक्शन ऑफ टैक्स होगा। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम है लेवी कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। अब लेकिन ये डेफिनेशन हमें दी तो गई है, सप्लाई की डेफिनेशन दी गई है जीएसटी द्वारा। ये पांचों पॉइंट कंप्लीट हो तो हम सप्लाई मान लेंगे और सप्लाई मानते ही लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस होगा। लेकिन अब एक्सेप्शन की बात करेंगे, अपवाद भी हैं। तो जीएसटी लॉ ने खुद ही बता दिया पहला नंबर पॉइंट पे कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर होगा तो फिफ्थ पॉइंट अगर मिसिंग है, यानी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं भी हो तब भी सप्लाई मान लीजिएगा। यानी ऊपर के 4 पॉइंट कंप्लीट होने चाहिए, पांचवा पॉइंट नहीं भी हो इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में तो भी हम लोग सप्लाई मान लेते हैं। एक्टिविटी इन शेड्यूल 1, और कई एक्टिविटीज शेड्यूल 1 में डिफाइन की गई हैं, और शेड्यूल 1 में जो भी एक्टिविटीज डिफाइन की गई हैं उसमें अगर थर्ड पॉइंट मिसिंग यानी फॉर अ कंसिडरेशन नहीं भी है, फॉर अ कंसिडरेशन अगर नहीं भी है तब भी हम सप्लाई मान लेंगे। ये कहा गया है किसमें? ये कहा गया है जो शेड्यूल 1 में एक्टिविटीज हैं। तो शेड्यूल 1 हम लोगों ने पढ़ लिया था। शेड्यूल 1 में हम लोगों ने बुक में ही था शेड्यूल 1। तो शेड्यूल 1 में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ाई थी मैं ऐसे ही बता देता हूँ। परमानेंट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ एसेट्स था। फिर डिस्टिंक्ट एंड रिलेटेड पर्सन के बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो भी विदाउट कंसिडरेशन होता है तब भी सप्लाई मान लेते हैं। नेक्स्ट फिर हम लोगों ने पढ़ा था क्या, सॉरी, फिर नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था इसमें अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है 50,000 से ज़्यादा फॉर अ फाइनेंशियल ईयर तो ऐसे केस में वो भी सप्लाई मान ली जाएगी। फिर प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में अगर कोई भी सप्लाई हो रही है तो उसको भी हम लोग क्या मानेंगे? उसको भी हम सप्लाई मान लेंगे विदाउट कंसिडरेशन है तब भी। तो ये हम लोगों ने किस में कवर किया था? शेड्यूल 1 में। फिर हम लोगों ने ये पढ़ लिया, इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाला पॉइंट क्लियर हो गया। द एक्टिविटी शेड्यूल 1 विदाउट कंसिडरेशन है तब भी सप्लाई मान लेते हैं। फिर शेड्यूल 2 भी कल हम लोग ने स्टडी किया था कि शेड्यूल 2 में क्या बोला गया है। कई जगह कंफ्यूजन वाली पॉइंट है, जैसे लाइक इससे सप्लाई ऑफ सर्विस माने सप्लाई ऑफ गुड्स। तो शेड्यूल 2 हमें, हेलो हाँ पूरे, तो शेड्यूल सर, टू हमको एक क्वेश्चन पूछना था। आप पूछिए सर, पूछिए मौसम। हेलो हाँ पूछिए मौसम। सर, हाँ बोलो मौसम। एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछिए। सर, ये जीएसटी का नहीं है, थोड़ा बाहर का पूछ लें। बाहर का क्वेश्चन? अच्छा पूछ लीजिए। तो शेयर के बारे में। शेयर के बारे में पूछिए।
सर ये शेयर कैसे बनता है और कैसे सेल किया जाता है, या कैसे देखा जाता है कि अप जा रहा है कि डाउन जा रहा है? देखो शेयर्स के बारे में, हालांकि हम लोग का टॉपिक तो नहीं है, लेकिन चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ शेयर होता क्या है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। शेयर का मतलब क्या है, देखो तो तुम जैसे कोई बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस में तुमने क्या किया, तुम अकेले पैसा नहीं लगाना चाहते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ कई लोग, या तो पैसे की तुम्हारे पास कमी है, तुम्हारे पास 1 लाख रुपए, लेकिन बिजनेस करना है जिसमें जरूरत है कैपिटल की 10 लाख। तो तुम ऐसे 9 फ्रेंड और इकट्ठा करते हो, अपने फ्रेंड से बात करते हो, सारे फ्रेंड्स 1-1 लाख रुपए लगाते हैं, और फाइनली 10 फ्रेंड्स मिला के 10 लाख रुपए इकट्ठा कर लेते हैं, और फिर तुम लोग बिजनेस स्टार्ट कर देते हो। तो यानी कि तुम्हारे बिजनेस में 10 पार्टनर है, यानी 10 शेयर है, मतलब 10 शेयर्स बटे हुए हैं, और हर शेयर का दाम है 1 लाख रुपए। समझ रहे हाँ हो? सर। फिर अब ये जी। शेयर्स जो हुआ, अब जैसे फॉर एग्जांपल तुम मोहसिन, तुम ही बिजनेस कर रहे थे 3 साल तक किए, 3 साल के बाद हुआ कि यार छोड़ो, अब इस बिजनेस में मेरे को मन नहीं लग रहा है, तो तुम वहां से हटना चाहते हो। तो तुम क्या करते हो, अपने हिस्सेदारी किसी को बेच करके निकल सकते हो, यानी कि तुम अपना शेयर्स किसी को सेल करके निकल रहे हो। ठीक है, तो जैसे तुमको मान लो मिल गए, गोरख मिल गए, गोरख कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम अपनी हिस्सेदारी मुझे दे दो। तो तुमने उन्हें वो अपना जो 1 लाख का जो हिस्सेदारी था, वो उन्होंने उनको तुमने 1.5 लाख रुपए बेच के निकल लिया है। ठीक है, तो तुम अब उस वहां से हट गए, जी। और तुम्हारी जगह शेयर कौन ले लिया, तो गोरख ले लिया, वो हिस्सेदार हो गया, दैट इज शेयर होल्डर। इसी को शेयर होल्डर कहते हैं। अब सवाल उठता है कैसे खरीदते कैसे बेचते हैं। इसके लिए ध्यान रखिएगा, डीमेट अकाउंट खुलता है। जितने भी शेयर्स हैं सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। यस। ठीक है, हाँ सर। और इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, NSDL एंड CDSL। NSDL आपको पता है, जो पैन कार्ड भी बनाती है, नेशनल सिक्योरिटी हम्म। सिक्योरिटी है, ऐसे कुछ है। सर NSD अपना आईपीए भी तो डिपॉजिटरी है। लिमिटेड है, नेशनल सर डिपॉजिटरी लिमिटेड, ऐसे कुछ है, नेशनल एक सिक्योरिटीज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। वो तो आपका स्टॉक एक्सचेंज हो गया, वो तो मार्केट हो गया। तो सर वही मार्केट भी मतलब डीमैट अकाउंट हमारे बैंक से खुलता है, बैंक वाले खुलवाते हैं और हम बैंक के थ्रू ही परचेज सेल कर सकते हैं। और नहीं, डीमैट अकाउंट बैंक वाले खुलवाते हैं डिमेट और अकाउंट सर। थोड़ा सा इसमें अमितेश, थोड़ा सा तुम्हें और स्टडी की जरूरत है। बैंक वाले ठीक है खुलवाते हैं, लेकिन ये जितने भी डीमेट अकाउंट खुलते हैं वो कहाँ खुलता है, डिपॉजिटरी के पास। और भारत में 2 ही डिपॉजिटरी हैं। भारत में 2 ही डिपॉजिटरी हैं, एक है NSDL, एक है CDSL। NSDL, इसका फुल फॉर्म भी तुम देख सकते हो, CSL। तो NSDL का है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, और CDSL का है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड है। ओके, तो ये दोनों हैं जहाँ पे डीमेट अकाउंट खुलते हैं। हाँ, यहाँ पे हम डायरेक्ट खाता नहीं खुलवा सकते हैं। इनके लिए अगर यहाँ पे अपना हमें डीमेट अकाउंट खोलना है, तो इसके लिए हमें बहुत सारे बैंक मदद करते हैं, जैसा कि आप कह रहे थे अभी अमितेश। बैंक, दूसरा बहुत सारे ब्रोकर हैं जहाँ से हम लोग डीमेट अकाउंट खोलते हैं। बैंक तो आप समझ ही रहे हो, ब्रोकर की बात कर लूँ, जैसे कार्वी है, शेर खान है, रेलीगेयर है, कोटेक सिक्योरिटीज है। यहाँ पे जाके हम लोग अपना डीमेट अकाउंट खोलते हैं, और डीमेट अकाउंट खोलने में ये हमारी मदद करते हैं। और ये डीमेट अकाउंट जो भी हमारा खुलता है, ध्यान रहे, वो कहाँ खुलता है, NSDL और CDSL में। बट हम लोग डायरेक्ट डीमेट अकाउंट हम NSDL CDSL के पास नहीं खोल सकते हैं, इसके लिए हमें बैंक या ब्रोकर की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, अब डीमेट अकाउंट आपका खुल गया। अब डीमेट अकाउंट और बैंक अकाउंट में क्या फ़र्क है? डीमेट अकाउंट भी जैसे लगता है बैंक अकाउंट जैसे मैं कोई बात कह रहा हूँ, तो डीमेट अकाउंट और बैंक अकाउंट में क्या फ़र्क है? ध्यान रखना, बैंक अकाउंट में तुम क्या रखते हो, पैसा। तुम यहाँ पे बैंक अकाउंट में क्या रखते हो, यहाँ पे अपना कैश रखते हो। और डीमेट अकाउंट में तुम क्या रखते हो, अपने सिक्योरिटीज रखते हो, यानी शेयर्स। मैं फिलहाल शेयर बोल देता हूँ, शेयर्स। ठीक, बस ये होता है। जो भी पैसा आता जाता है, मान लो तुम शेयर बेचते हो, तो पैसा तुम्हारे बैंक अकाउंट में आएगा, लेकिन शेयर्स कहाँ से माइनस होगा, तुम्हारे डीमेट अकाउंट से। ठीक है, और अगर कोई डीमेट अकाउंट, कोई शेयर तुम खरीद रहे हो, तो शेयर आएगा किस में, डीमेट अकाउंट में, लेकिन जाएगा खाते से पैसा तुम्हारे बैंक अकाउंट। तो कोई भी तुम जब डीमेट अकाउंट खोलोगे, मतलब डीमेट अकाउंट के बिना तुम शेयर्स का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। ठीक, और डीमेट अकाउंट खोलने के लिए, जैसा कि अमितेश ने बोला, बैंक के हेल्प से आप खोल सकते हो। बहुत सारे बैंक है जो डीमेट अकाउंट खोलते हैं। ठीक है, हालांकि मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि बैंक से बेहतर ब्रोकर्स होते हैं, क्योंकि ब्रोकर्स का यही मेन स्ट्रीम काम ही है, वो शेयर ट्रेडिंग का ही काम ही कराते हैं। लेकिन बैंक तो आपको पता है आज सारे काम कर रहा है। सर हाँ बोलिए। जैसे कि बैंक से हम लोग डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं और ये डीमैट अकाउंट वहां से मतलब जिस भी शेयर से हम लोग खरीदना रहता है
तो हम यहाँ पे हमको बैंक और ब्रोकर दोनों की जरूरत रहती है। कई बार बैंक ही ब्रोकर बन जाता है और कई बार मतलब बैंक अलग हो, डीमेट अकाउंट अलग हो और ब्रोकर मतलब किसी और को ही मतलब वो करके ये डीमेट नहीं अकाउंट नहीं, उससे लिंक करवा के वो शेयर डीमैट खरीदना अकाउंट पड़ता है। खोलने का काम बैंक भी बहुत सारे कर रहे हैं आज। बहुत सारे बैंक है जहाँ पे आप जाके अपना बैंक अकाउंट तो खोलते खोलते साथ ही साथ वहाँ पे डीमैट अकाउंट भी खोलते हैं। नहीं सर सर, अब तो हर बैंक मोबाइल से भी खुलवा खुल रहा जाता है तो ऐसे ब्रोकर ही तो बना वो। हाँ बोलो मोहसिन। कहना, अब है। तो अब मोबाइल से भी खुल जा रहा है सर लिमिट अकाउंट। मोबाइल से तो खाते भी खुल जाते हैं, मोबाइल से बहुत कुछ आजकल हो रहा है। तो अब सब कुछ ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन तो अब मोबाइल से करो चाहे लैपटॉप से करो। यानी कि तुम ये चीज़ कह दो ना कि ऑनलाइन सब कुछ हो गया है, हम लोग सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक। हाँ सर मेरे यही ख्याल से चीज। इतना बहुत हो गया आपके लिए। आगे बढ़ा जाए, हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाएं, शेड्यूल 2 पे। थैंक यू सर। वेलकम। अब चलिए देखिए, अपने शेड्यूल 2 की बात कर रहे थे हम लोग। शेड्यूल 2 में कौन सी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे हम लोग। शेड्यूल 2 में बहुत से ऐसे सप्लाईज में हमारे कंफ्यूजन होता है कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज के बीच में जो कंफ्यूजन होता है उसको क्लियर करने के लिए बनाया गया है क्या शेड्यूल 2। जैसे कि रेस्टोरेंट में सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, इसको हम लोग ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। सप्लाई ऑफ गुड्स और नाइदर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। यानी कि ऐसी सप्लाई जिनको ना तो क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, ना तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इनको हम लोग पढ़ने वाले हैं ये 2 पॉइंट में। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3। कोई भी एक्टिविटीज या ट्रांजेक्शन जो स्पेसिफाई की गई है शेड्यूल 3 में, उसको ना तो हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे ना तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज। यानी उस पर अगर सप्लाई ही नहीं ट्रीट करेंगे तो जीएसटी नहीं लेवी होगी, और जीएसटी नहीं लेवी होगी तो हम टैक्स भी कलेक्ट नहीं कर सकते वहाँ पे। तो चलिए शेड्यूल 3 पढ़ते हैं आज। तो शेड्यूल 3 के लिए हम लोग को एकदम लास्ट में आना पड़ेगा ना, आई थिंक सबसे लास्ट में। हाँ, तो ये देखिए शेड्यूल 3 है। अब शेड्यूल 3 बहुत ही सर आपकी इंटरेस्टिंग वॉइस होती एकदम है। स्लो आ रही है। अच्छा, स्लो आ रही है। यस सर, मुझे भी। अच्छा, कोई नहीं, थोड़ा नेट का थोड़ा इशू हो सकता है। ठीक। नेट का ही इशू लग रहा है। आप लोग को स्क्रीन में दिख रही है शेड्यूल 3। यस सर। हाँ सर। यस सर। तो शेड्यूल 3 में क्या है, सबसे पहला, या तो सबसे पहली एक्टिविटी देखो क्या है, सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। यानी एम्प्लॉय, अगर तुम कहोगे, तुम लोग अगर किसी कंपनी में नौकरी करोगे तो तुम लोग एम्प्लॉय हुए और कंपनी तुम्हारा एम्प्लॉयर हुआ, तो तुम भी तो सर्विसेज दे रहे हो। एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है। सही है। अब एम्प्लॉय, अब तुम मान लो अपने कंपनी से कहने लगे, देखो भाई मैंने तुम्हें सर्विस दी है, मेरी सैलरी इतनी है और मैं इतना जीएसटी उस पर चार्ज कर रहा हूँ। तो क्या कभी कंपनी उसे देगी क्या जीएसटी एम्प्लॉय को? बात समझे कि नहीं समझे? तो ये एकदम यहाँ पे ये तो क्लियर है कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विस दे रही है, एम्प्लॉय सर्विस सप्लाई कर रहा है। लेकिन यहाँ पे सप्लाई माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि अगर सप्लाई मान लिया जाएगा तो जीएसटी लगने लगेगा। सो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को अगर कोई भी सर्विस दे रहा है तो वो शेड्यूल 3 में आती है। शेड्यूल 3 में आती है यानी कि उसको ना तो हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे ना तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ये फर्स्ट पॉइंट था। अब हम बात करेंगे सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहे हैं, सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल established under any law for the time being in force। कहता है कोर्ट और ट्रिब्यूनल में कोई भी अगर सर्विसेज दी जा रही हैं तो वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस में नहीं आता है। कोर्ट में आखिर में कोई कब जाता है, कोर्ट में जाहिर सी बात है कोई न्याय लेने जाता है, वहाँ जस्टिस लेने जाता है। अब उसको कह दो कि जो कोर्ट वहाँ पे अगर पीआईएल दाखिल कर रहा है तो उसकी भी फीस लगती है। अब अगर उसको अगर सर्विस कह देंगे तो फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज में डाल देंगे तो उस पर जीएसटी लगने लगेगी। सोचो कोई जस्टिस जा रहा है लेने, उसको भी जीएसटी देनी पड़े तो कितने मजाक की बात हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने इसको देखते हुए साफ साफ कहा कि कोर्ट या ट्रिब्यूनल की जो सर्विसेज होंगी वो कहीं भी, वो सर्विसेज दी तो जा रही है लेकिन वो सप्लाई ऑफ सर्विस में नहीं आएंगी। और जब सप्लाई ऑफ सर्विसेज में नहीं आएंगी तो जहाँ पे भी जो भी फीस ली जाएगी सिर्फ जस्ट फीस ली जाएगी, उस पर जीएसटी लेवी नहीं हो सकता। ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट तो आप लोग समझ ही रहे हो, द फंक्शन परफॉर्म बाय एमपी एमएलए।
द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ पंचायत, मेंबर ऑफ म्यूनिसपालिटीज, मेंबर ऑफ अदर लोकल अथॉरिटीज। आप सभी को पता है एमपी एमएलए ये सब जितने भी होते हैं, इवन मेंबर ऑफ पंचायत होते हैं या मेंबर ऑफ म्यूनिसपालिटी होते हैं, ये सभी भी सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है ना। अब ये सर्विसेज किसको दे रहे हैं? देश को दे रहे हैं, अपनी लोकल अथॉरिटीज़ को दे रहे हैं या अपने एरिया को दे रहे हैं। तो ठीक है, ये सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज में नहीं आता है, वरना इस पर भी जीएसटी लगेगी। तो इसलिए कहा एमपी एमएलए जो भी सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं सर, वो किस में नहीं आएगा, वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज में नहीं आएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, अगर आप किसी संवैधानिक पोस्ट पे हो, द ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन, और कोई भी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हो, who hold any post in pursuance of the provisions of constitution in that capacity। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल किसी पोस्ट पे हो, संविधान के तहत तुम किसी पोस्ट पे हो, संविधान में जो पोस्ट बनाएगी उस पोस्ट पे हो, चाहे तुम जज हो, चाहे तुम इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती, बहुत सारी अथॉरिटीज़ बनाया गया, चुनाव आयोग बनाया गया है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है हमारा। तो चुनाव आयोग है, उसमें जो लोग होते हैं, तो अगर आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल या लोकपाल है, तो ये सभी जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, ठीक है, आप भी सर्विसेज दे रहे हो, लेकिन उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज में नहीं डाला जाएगा। द ड्यूटीज परफॉर्म्ड बाय एनी पर्सन एज अ चेयरपर्सन और अ member or director of government company in the body established by the central government or a state government local authority who is not deemed as an employee before the commencement of this clause। तो वो भी किस में आएगा, ध्यान रखिएगा, ये भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज में नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि कोई भी ड्यूटी अगर कोई भी फॉर्म कर रहा है, कोई मेंबर ऑफ डायरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट या फिर चेयरपर्सन या इस तरह के लोग, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के लोग, तो वो भी किस में नहीं आता, वो भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज में नहीं आता। अगला है सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरियल, सेरेमोनियल, क्या लिखा है, सेरेमेटोरियम एंड मॉर्चरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिजीज्ड। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी सर्विसेज फ्यूनरल यानी वही क्रियाकर्म, जो डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो क्रियाकर्म होता है, और फ्यूनरल मतलब उसको लाश को, जो भी हम लोग उसको डेड बॉडी को हम लोग पोस्ट करते हैं, या ब्यूरियल, सेरेमोनियल, मॉर्चरी यानी मुर्दा घर, उन सब में जो भी फीस या जो भी लगता है, जैसे लाइक अगर मुक्ति धाम, जैसे गोरखपुर में मुक्ति धाम ही है, सपोज करो वहाँ जा रहे हो, तो वहाँ पे भी सब रहते हैं ना, 5,000 10,000 अमाउंट लेते हैं, और वो लकड़ी उकड़ी सबकी व्यवस्था करते हैं, घी तेल सब कुछ रहता है उनके पास, है कि नहीं है। अब गोरखपुर में भी सौदागृह बन रहा है ना, जैसे वो जो बर्निंग वाला जो होता है सिस्टम, क्योंकि कोविड-19 में जो डेड बॉडी हो रही है उसको जलाया नहीं जा रहा, उसको मतलब इस तरीके से सब जगह पब्लिक जगह पे नहीं रखा जा रहा है, या उस तरीके से हम लोग नहीं क्रियाक्रम कर रहे हैं, तो उसके लिए सौदागृह होता है, उसमें वो लोग उसको बर्न कर दे रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोग इस टाइम पे कोविड-19 में अगर बाहर निकलेंगे सब लोग, फिर कम्युनिटी इकट्ठा हो जाएगी, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के नाते ऐसा किया जा रहा है। तो गोरखपुर में भी बन रहा है, तो उसमें भी एक फीस लगेगी ना, आप 5,000 10,000 जो भी फीस लगेगी, अब उस फीस पे भी लगा दो जीएसटी की, ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा ना। कम से कम जाते जाते तो उसको जीएसटी से बाहर रखो, है कि नहीं है। सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्टेड टू क्लॉज ऑफ पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल 2, सेल ऑफ बिल्डिंग। ध्यान रखिएगा, अगर सेल ऑफ लैंड है, सेल ऑफ लैंड मतलब समझ रहे हैं ना, आप लोग को स्टार्टिंग में बहुत इसको मेहनत करके आपको समझाया हूँ कि गुड्स की डेफिनेशन ही क्या होती है। गुड्स की डेफिनेशन ही है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट मनी एंड सिक्योरिटीज। तो लैंड कभी क्या नहीं हो सकता, गुड्स हो ही नहीं सकता, गुड्स हो नहीं सकता, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में आ ही नहीं सकता। तो सेल ऑफ लैंड पूरी तरीके से ये बाहर है, किससे, ये सप्लाई होते हुए भी सप्लाई नहीं मानी जाएगी, और इसके ऊपर लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी नहीं हो सकता। बाकी ये पैराग्राफ 5 में हम लोग शेड्यूल 2 में पढ़े भी थे। एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग को छोड़ देना, ये सब तो सप्लाई में आती है, लेकिन इसके अलावा जो भी एक्शनेबल क्लेम है, जस्ट लाइक इंश्योरेंस क्लेम हो गया और ये सबसे रिलेटेड, उन सबको किस में डाला गया है, उन सबको ना तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आया जाएगा, ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स में डाला जाएगा। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखा है। कोर्ट, कोर्ट का मतलब क्या होता है, ऊपर एक कोर्ट शब्द का प्रयोग किया था, कोर्ट और ट्रिब्यूनल।
तो कोर्ट इंक्लूड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो सकता है, हाई कोर्ट हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट हो सकता है। कोर्ट तो किसी भी तरह का कोर्ट हो सकता है। बाकी ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल समझते ही हैं सब लोग, सबके अलग अलग आजकल ट्रिब्यूनल है, एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ना, सीएलबी है, कंपनी लॉ बोर्ड, सब अलग अलग ट्रिब्यूनल्स भी बनाए गए हैं रिस्पेक्टिव केसेस को देखने के लिए। बैंकिंग ओम्बड्समैन है। तो मेरे ख्याल से शेड्यूल 3 सब लोग को समझ में आ गया। शेड्यूल 3 में जितने भी हमने ट्रांजेक्शन या एक्टिविटीज देखे, ये सारे के सारे क्या है, ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स में आएंगे, ना तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज में। कहने का मतलब इनके ऊपर जीएसटी लेवी एंड कलेक्शन नहीं हो सकता। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो ए पॉइंट था जिनको हम ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, ना तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, बी पॉइंट की। तो चलिए बी पॉइंट देख लेते हैं। ये तो फर्स्ट था शेड्यूल 3 में जो एक्सप्लेन किया गया है। और किसको हम लोग को सप्लाई नहीं मानना है, सच एक्टिविटीज ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी in which they are engaged as a public authority as may be notified by the government on the recommendation of the council shall be treated neither as a supply of goods and neither as supply of services। कहने का मतलब है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज ये कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो एज अ पब्लिक अथॉरिटीज, ये चीनी खरीद रहे हैं, गन्ना खरीद रहे हैं, या फिर गेहूं खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, या फिर उसे बेच रहे हैं, जिस तरीके से भी, वो सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आता, वो सप्लाई मानी ही नहीं जाएगी। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कुछ बेच रहा है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ बेच रहा है, लोकल अथॉरिटीज आपस में कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो उनको सप्लाई में नहीं डाला जाएगा। सोचो गवर्नमेंट क्या खुद से टैक्स लेगी, नहीं ना। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज आपस में कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, इवन वो एज अ पब्लिक अथॉरिटी कोई भी सेल परचेज कर रहे हैं, तो वो सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आता। तो ये टोटल ऐसी एक्टिविटीज हम सर लोग, हाँ बोलिए। सर अगर वो किसी मतलब इंडिविजुअल को सप्लाई करें तो मतलब सप्लाई मानी जाएगी ना? नहीं नहीं, अगर मान लीजिए इंडिविजुअल क्या होता है, जैसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट किसी इंडिविजुअल को क्या बेचेगी, तुम सोचो। हाँ, मतलब ये सर मतलब किसी दूसरे कंपनी को भी बेच बेच सकते हैं, मतलब कुछ ऐसे नहीं देखो, कुछ सरकार भी हो। जानते हो तुम लोग कोटा के माध्यम से बहुत सारी चीजें अपना इशू करती है ना। जी अब वो 1 रुपए में या समथिंग में, जितने में भी वो गेहूँ चावल जो भी चीज़ इशू करती है, अब उसको सप्लाई तो माना नहीं जा सकता ना। अब अगर सप्लाई मान लोगे तो उसमें नहीं। जीएसटी लेवी हो जाएगी, जीएसटी लेवी तो जीएसटी कलेक्शन कहाँ करेगी भैया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटीज इस तरह की ट्रांजेक्शन को पूरी तरीके से, जहाँ पे वो एज अ इंगेज है, किस तरीके से काम कर रहा है, इंगेज एज अ पब्लिक अथॉरिटी, वो एक पब्लिक अथॉरिटी की तरह काम कर रहा है, पब्लिक के लिए काम कर रहा है। तो उसमें अगर कोई भी सप्लाई करता है वो सप्लाई की डेफिनेशन में आएगा ही नहीं, सीधा सीधा। इसलिए गवर्नमेंट ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। ये जो हम लोग को लगता है ना, ये 3 शेड्यूल जो एक्सप्लेन किए गए हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, ये जो एक्सप्लेन किए गए हैं, ये लॉ के एकदम जीएसटी एक्ट में, हम लोग के बुक में भी एंड में दे रखा है, और जीएसटी लॉ में भी एकदम एंड में एक्सप्लेन किया है। भले एंड में एक्सप्लेन किया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो आज हम लोगों ने ये तीनों शेड्यूल पढ़ लिए हैं, तीनों शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आगे हम लोग बात करेंगे किसकी, कंपोजिट सप्लाई की। कंपोजिट सप्लाई आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, हम लोग ने पहले भी कंपोजिट सप्लाई पढ़ा है। तो कंपोजिट सप्लाई हम लोग पीपीटीज में पढ़े थे, यहाँ पे हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं और विद द थियरी। तो यहाँ देखो क्या कह रहा है कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई के बारे में बोल रहा है कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर गुड्स और सर्विसेज, या फिर मैं यहाँ पे एक शब्द और जोड़ देता हूँ, या बोथ, यानी 2 या 2 से अधिक गुड्स या सर्विसेज या दोनों, विच इज सप्लाइड विद ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ दी जा रही है, नेचुरल बंडल्ड। हाँ, लेकिन वो क्या होना चाहिए, नेचुरली बंडल्ड होनी चाहिए, ये दोनों साथ में दी जा रही हैं, वो नेचुरली है, वो अलग अलग नहीं दी जा सकती। इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वन ऑफ देम इज अ प्रिंसिपल सप्लाई, जिसमें से कोई एक क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल सप्लाई होना चाहिए। तो मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ और नेचुरल बंडल्ड को भी हाईलाइट कर लेता हूँ। जब भी आप लोग कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन दीजिए तो ये 2 शब्दों का प्रयोग जरूर करिए। यानी आप देखो, हिंदी में मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ, जब मैं 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट या 2 या 2 से अधिक सर्विसेज या सर्विस और प्रोडक्ट दोनों साथ में मैं सप्लाई कर रहा हूँ, जो कि नेचुरली बंडल्ड है, और जिसमें से कोई एक चीज या कोई एक गुड्स या कोई एक सर्विसेज क्या है, प्रिंसिपल सप्लाई है,
तो उसे हम कंपोजिट सप्लाई कहते हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल टू द प्रिंसिपल सप्लाई। अब सवाल उठता है, जब दो या दो से अधिक प्रोडक्ट दे रहे हैं, हम सप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि उन अलग अलग प्रोडक्ट जो हम एक साथ हम कंबाइन करके हम बेच रहे हैं, उसमें उन सभी प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग जीएसटी का रेट हो। ठीक है, लेकिन अब होगा क्या, अगर मान लीजिए मैं कोई अगर कंबाइन में कोई, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, मोबाइल अगर हम खरीद रहे हैं, मोबाइल सॉरी सप्लाई कर रहे हैं, तो मोबाइल में आप सभी को पता है क्या होता है, सेल फोन होता है, उसके साथ एक स्क्रीन गार्ड मिल सकता है, या फिर कह लो उसका कवर मिलता है, फिर इसके बाद चार्जर मिलता है, बिल्कुल सही, फिर एक सिम ट्रे इजेक्टर मिलता है ना। तो इन सब के ऊपर पता है अलग अलग रेट होगा। आपको पता है इस समय मोबाइल के ऊपर कितना रेट चल रहा है, 18% है। चार्जर के ऊपर कितना है, चार्जर के ऊपर किसी को पता है रेट? चलो मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, सपोज करो 28% है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पिन इंजेक्टर की बात करते हैं, उसके चार्जर के ऊपर ऊपर भी तो 18% होगा क्योंकि ये कंपोजिट मैं सप्लाई है। एग्जांपल दे रहा हूँ प्लीज, तो तुम उस पर मत, ओके मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज कि मोबाइल पे 18 है और चार्जर के ऊपर 28 है, सिम इंजेक्टर पिन के ऊपर 12% है, तो जीएसटी कौन सा लगेगा? तो सिंपल सा, उसमें देखो प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, तो प्रिंसिपल सप्लाई मोबाइल है, उस पर 18 लग रहा है, तो होल प्रोडक्ट के ऊपर कितना लगेगा? 18%, बस। ठीक है, तो रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल टू द प्रिंसिपल सप्लाई विल बी चार्ज टू द होल कंपोजिट बंडल। मेरे ख्याल से कंपोजिट सप्लाई सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे, लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। बाकी पिक्चर सब लोग देख रहे हो, 1 स्टे के साथ ब्रेकफास्ट फ्री मिल रहा है, तो प्रिंसिपल सप्लाई तो होटल स्टे है ना, तो उसका जो चार्जेस होगा वही ब्रेकफास्ट पे भी लगेगा, उसकी वैल्यू पे भी। When a person book a hotel, he also get breakfast with hotel room. Here, supply of room is the principal supply, and breakfast is a ancillary services. Ancillary मतलब सहायक services. Main principal supply तो hotel stay. You are booking a राजधानी train ticket, which includes meal. राजधानी टिकट बुक करोगे तो उसमें खाना भी मिलता है. It is a bundled supply. ये bundle supply है. It is a composite supply where the product cannot be sold separately. अब ऐसा नहीं हो सकता है कि राजधानी वाला कहे चलो ठीक है, जिसको खाना खाना है खा ले, जिसको यात्रा करना है यात्रा कर ले, नहीं, दोनों कंबाइंड होता है, अलग अलग नहीं किया सकता। यू विल नॉट बाई जस्ट द ट्रेन मील या फिर नॉट द ट्रेन टिकट, दोनों साथ में आएगा, अलग अलग नहीं। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर इज देयरफॉर इज द प्रिंसिपल सप्लाई। यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है वो मेन सप्लाई है, मील मेन सप्लाई नहीं है। तो मेरे ख्याल से कंपोजिट सप्लाई में किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है कि नहीं है? नहीं सर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिक्स सप्लाई आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, लेकिन अगेन डेफिनेशन के साथ देख लीजिए। कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ मेड इन कंजक्शन विद ईच अदर फॉर अ सिंगल प्राइस विच कैन ऑर्डिनरी बी सप्लाइड सेपरेटली। नॉर्मली जिनको हम अलग अलग बेचते हैं उनको हम कंबाइन करके बेच रहे हैं एक सिंगल प्राइस पे, तो ठीक है ना। तो सिंगल प्राइस की बात की जा रही है कि सिंगल प्राइस पे हम लोग कर रहे हैं, और नॉर्मली यानी साधारणतः वो सारे प्रोडक्ट अलग अलग ही बेचे जाते हैं, लेकिन उसको कंबाइंड करके बेचने का जो डिसीजन है वो सप्लायर का है, ताकि वो सारे के सारे इजीली बिक जाए। यानी कि सप्लायर ने ये बंडल बनाया है, ये नेचुरली बंडल है नहीं, यानी कि नो नेचुरल बंडल, यानी कि वो कंपोजिट सप्लाई नहीं है। और अगर कंपोजिट सप्लाई नहीं है तो ऐसे में वो क्या माना जाएगा? मिक्स सप्लाई। प्रोडक्ट विच हैज द हाईएस्ट रेट विच अप्लाई ऑन द होल मिक्स सप्लाई। अब मिक्स सप्लाई में यही कहा गया है कि अगर इन सभी के ऊपर रेट अलग अलग है तो कौन सा रेट अप्लाई होगा, तो जिसका रेट सबसे हायर होगा वही सब पे लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ शॉपकीपर सेलिंग टाई अलॉन्ग विद द रिस्ट वॉच, वॉलेट एंड पेन, टैक्स रेट इज 5% ऑन रिस्ट वॉच, 18% ऑन वॉलेट, और सॉरी मैंने गलत बोल दिया, नहीं सही चल रहा है। टाई पे 5% है, 18% रिस्ट वॉच पे है, 5% वॉलेट पे है, 12% पेन पे है। एज वॉच इज द अट्रैक्ट द हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स, द मिक्स सप्लाई विल टैक्स, तो पूरी मिक्स सप्लाई की वैल्यू पे कितना परसेंट टैक्स लग जाएगा? 18%। तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये भी पॉइंट क्लियर हो गया।
इसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। चलिए ठीक है। नो सर।